जय हिंद दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। विज्ञान की शिक्षण विधियों का ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें अपन देखेंगे विज्ञान शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इससे पहले अपन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषाएं, विज्ञान की प्रकृति, इन तीनों टॉपिक के बारे में देखा था। देन अपनों ने सेकेंडली देखा था विज्ञान के उद्देश्य, जिसमें विज्ञान के उद्देश्यों में अपनों ने प्राथमिक उद्देश्यों के बारे में देखा था, उच्च प्राथमिक उद्देश्यों के बारे में देखा था, देन माध्यमिक उद्देश्यों के बारे में देखा था, देन अपनों ने शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में देखा था, देन अपनों ने शिक्षण उद्देश्यों के बारे में देखा था। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अपनों ने पार्ट 1 में देख ली थी। और आज अपन देख रहे हैं विज्ञान के, वैसे तो अपन आज विज्ञान के उद्देश्य ही देख रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब कक्षा में विज्ञान को पढ़ाया जाता है, यानी कक्षा में जब विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, जिसे कि अपन अनुदेशनात्मक अध्ययन कहते हैं। यानी कक्षा में जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उसको अपन कहते हैं अनुदेशन। यानी कि कक्षा शिक्षण के समय प्राप्त किए जाने वाले जो उद्देश्य होते हैं उन्हीं को अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य में विज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विज्ञान के कौन कौन से उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, तो बेसिकली आज अपन उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो, ब्लूम की टेक्सोनोमी हमें पता ही होगी कि सबसे पहले अपन ज्ञान आता है, उसके बाद बोध आता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग आता है, उसके बाद कौशल आता है, देन दृष्टिकोण आता है। यानी इन उद्देश्यों को अपन प्राप्त करते हैं। देन अपन वैज्ञानिक है, उसका रुचि से संबंधित, उसको प्रशंसा से संबंधित, बेसिकली इन उद्देश्यों को अपन कक्षा के दौरान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं अपन एक एक उद्देश्य को बेसिकली एकदम गहराई से देखेंगे, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। कोई भी ऐसा शब्द, ऐसे टर्म नहीं होगा जो ज्ञान से संबंधित, बोध से या ज्ञान उपयोग से या कौशल से, दृष्टिकोण से या प्रशंसा, रुचि या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, जो हम नहीं देखेंगे। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है और ये तो हम ऐसे ही याद रख लेते हैं, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जब चीजें बहुत क्लियरिटी से पता होती है ना, तो कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा कम होती है। और जब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती ना, तो हम अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये टॉपिक वैसे तो हर बच्चे को आता है कि ज्ञान में क्या आता है, बोध में क्या आता है, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं अगर उनको अपन देख लेते ना, तो फिर अपने आप में हमें बहुत ही ग्रेट फील होता है। और तब हमें लगता है कि नहीं, हम दूसरों से कुछ आगे हैं, यानी कुछ तो हमें है जो दूसरों से बेहतर है। तो चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत फिनिशिंग के साथ हमें देखते हुए चलना है। तो देखो क्या क्या आता है हमारे ज्ञान में, यानी एक भी ऐसा शब्द ना हो जो इन चीजों से बाहर जाए। क्योंकि देखो, क्वेश्चन कहाँ से बनते तो यहीं से है ना, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, हमारे ज्ञान की स्पष्टता में कमी रह जाती है। ज्ञान को एकदम स्त्री से समझ करके बहुत ज्यादा अब तक जाने में कमी रह जाती है। तो उन्हीं कमियों को हमें क्योर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आता है, विज्ञान के पदों, तथ्यों, संकेतों, सिद्धांतों, संप्रत्यों, परिभाषाओं आदि का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। ये तो बिल्कुल सामान्य सा है। ज्ञान के अंदर क्या आता है, फर्स्ट वाले में तो प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, ये दो ही चीजें आती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या आ जाता है, बोधात्मक उद्देश्य में क्या आ जाता है। बोधात्मक उद्देश्यों में वैसे तो अपन जानते हैं, उदाहरण देना, सुधार करना, तुलना, संबंध, अंतर, वर्गीकरण, संकेत, अनुमान, व्याख्या, पुष्टि, ये सब आते हैं। लेकिन एक बार अपन कोई भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा कुछ बिठा लेते हैं, ट्रिक वगैरह, ऐसी छोटी सी मामूली सी ट्रिक वगैरह, जिससे हमें सारी चीजें अगर एक ही बार में अगर याद रखनी हो ना, तो जब एग्जामिनेशन से पहले का समय हो ना, तब हमें ये सारी चीजें क्विक किसी एक ट्रिक से रिवीजन करने का मौका मिल जाए। तो इससे बेहतर और तरीका क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमें एक बार एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार तो देखनी ही होती है। और ये जब सारी चीजें बिखरी रहती ना, तो हमारा माइंड भी वैसे ही कंफ्यूजन में रहता है। और जब हम खुद कंफ्यूजन में होते ना, तब हम अपना 100% नहीं दे पाते। जब हम इतने क्लियर हों कि हमें सारी चीजें बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम क्लियरिटी के साथ याद है, तो हमारी क्लियरिटी हमें एग्जामिनेशन हॉल में सफल बनाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो क्या क्या आता है, देखो यहाँ आ जाता है हमारा ट्रिक क्या है, पुष्टि या अनुमान। पुष्टि या अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, पता चल जाएगा, सारी चीजें एक ही बार में याद आ जाएगी। पुष्टि या अनुमान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि संबंध में तुलना करी, यानी तुमने संबंधों में तुलना करी। संबंधों में तुलना नहीं करनी चाहिए हमें, तुमने संबंधों में तुलना करी। देखो एक कोटेशन है कि जो सीखने में जल्दी करता है ना, वो कभी जल्दी नहीं सीख पाता। एक बार इत्मीनान से सीख लो, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। देखो या तो पुष्टि के आधार पर या अनुमान के आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुमने संबंधों में तुलना करी होगी, इसलिए वर्गीकरण, भेद या विश्लेषण हो गया। मतलब कि तुम्हारा तलाक हो गया, वर्गीकरण हो गया, भेद हो गया, विश्लेषण हो गया। क्रम से अध्ययन के कारण त्रुटि का पता चल गया। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे रिश्ते को देखा। यानी क्रम से अध्ययन करने के कारण मुझे तुम्हारे रिश्ते में त्रुटि का पता चल गया। व्याख्या में सांकेतिक उदाहरण देने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं तुम्हारा रिश्ता कैसा है। यानी व्याख्या में कोई उदाहरण या फिर कोई भी बात या कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं। देखो अब तुम खुद सोचो, क्या देखा आपने कि मुझे पुष्टि से देखो, या एक मुझे पुष्टि हो गई, अनुमान के आधार पर मैंने इतना तो पुष्ट कर लिया कि तुमने संबंध में तुलना करी होगी, इस वजह से तुम्हारा वर्गीकरण, भेद और विश्लेषण हो गया। और देखो अब ये बात मुझे कैसे पता चली, मैंने क्रमबद्ध अध्ययन करा, तब मुझे इस त्रुटि का पता चल गया। अब तुम्हें व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें सांकेतिक उदाहरण देने की, मतलब बातें समझाने की जरूरत नहीं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं। ये एक बार पता चले ना, अब ये चीज बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। और ये बिखरी हुई चीजें बहुत
बहुत तीतर बितर होती है। और जितनी बिखराव की स्थिति, जितना कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है, उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने, देखो ये थे अपने बोधात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, प्रयोग वाले उद्देश्य। प्रयोग वाले उद्देश्य क्या होते हैं, प्रयोग वाले उद्देश्य में क्या होता है, हम चीजों को प्रयोग करते हैं, चीजों को अपन एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें क्या आता है, देखो इसमें विश्लेषण करना, यानी आंकड़ों में संबंध स्थापित करना, और उसके बाद प्रदत्त यानी जो आंकड़े हैं उनमें अधिकता और उनमें अनुरूपता का पता लगाना, उस पर समस्या समाधान में उपयुक्त विधि का उपयोग करना, व्युत्क्रम विधियों का सुझाव देना, उसको सामान्यीकरण करना या आगमनात्मक ढंग से तर्क करना, निष्कर्ष निकालना या निगमनात्मक ढंग से तर्क करना, गणना करना, ये समस्या को हल करना, ये आ जाता है अपने इसमें उद्देश्य। देखो अब ये अभी ऐसे पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, जैसे कि बहुत ही मतलब लिस्ट से शब्द लग रहे हैं। अपन देखेंगे ट्रिक से देखेंगे। देखो ट्रिक क्या है अपनी, एक बार ट्रिक देख लेते हैं अपन। उपयुक्त विधि से जांच पड़ताल कर संबंध बताना अधिक अनुरूप होगा। यानी उपयुक्त विधि से, देखो वही पति पत्नी वाला किस्सा चल रहा है, उपयुक्त विधि से पहले जांच पड़ताल कर लो और फिर संबंध बताओ कि उसमें और उसमें ये वाला संबंध था, इस वजह से मैंने उससे तलाक ले लिया। यानी उपयुक्त विधि से जांच पड़ताल करके संबंध बताना ज्यादा अनुरूप होगा, ज्यादा बेहतर होगा। वरना आगमन, निगमन और व्युत्क्रम विधियों की गणना से तो कोई भी समस्या का हल निकाल सकता है। ये मान लो किसी 3 शख्स का नाम है, क्या, आगमन, निगमन और व्युत्क्रम, ये 3 व्यक्तियों के किसी के नाम है। तो आगमन, निगमन और व्युत्क्रम विधियों की गणना, यानी इनके, आपने कह दिया कि मेरे को इन 3 लोगों ने बार बार बताया कि उनके बीच में ऐसा है, तो इनकी गणना के आधार पर तो ऐसे तो कोई भी समस्या का हल निकाल सकता है। पहले तुम खुद जांच पड़ताल करो और फिर देखो। तो ट्रिक क्या है, उपयुक्त विधि से जांच पड़ताल करके संबंध बताना ज्यादा अनुरूप होगा, अधिक अनुरूप होगा। वरना आगमन, निगमन और व्युत्क्रम विधियों की गणना, यानी इनके कहने के इन्होंने कितनी बार कहा है उसके आधार पर तो हर कोई समस्या का समाधान कर सकता है। तो क्या क्या आता है, उपयुक्त विधि, यानी उपयुक्त विधि का चयन करना, समस्या को सोल्व करना। जांच पड़ताल मतलब विश्लेषण, वही जांच पड़ताल, यानी कि जांच पड़ताल यानी विश्लेषण करना, यानी विश्लेषण करना इसके अंतर्गत आता है। संबंध बताना यानी 2 कॉन्सेप्ट में, 2 आंकड़ों में संबंध बताना अधिक अनुरूप लगता है। यानी कि आंकड़ों की पर्याप्तता की अधिकता व अनुरूपता का पता लगाना, यानी कौन से आंकड़े अधिक है, कितने आंकड़े अनुरूप है। यानी आंकड़े और प्रदत्त एक ही होते हैं कि पर्याप्तता पर्याप्त है या फिर अधिकता है या फिर अनुरूपता है, इनका पता लगाना। उसके बाद अनुरूप होगा, अधिक अनुरूप होगा, ज्यादा बेहतर होगा। वरना आगमन, निगमन और व्युत्क्रम विधियों की गणना के आधार पर, यानी कि आगमनात्मक तरीके से तर्क करना इसमें आता है, निगमनात्मक तरीके से तर्क करना, निगमनात्मक ढंग से तर्क करना इसके अंतर्गत आता है, व्युत्क्रम विधियों का उपयोग इसके अंतर्गत आता है। से तो समस्या का हल करना इसके अंतर्गत आता है, से तो हर कोई बता सकता है, तो समस्या का हल करना इसके अंतर्गत आता है। तो क्या ट्रिक क्या है अपनी, यानी उपयुक्त विधि से संबंधों का विश्लेषण करके, उपयुक्त विधि से संबंधों का विश्लेषण करके समस्या का हल करना, मतलब कि उपयुक्त विधि से जांच पड़ताल, है ना। तो उपयुक्त विधि से क्या करना, उपयुक्त विधि से पहले जांच पड़ताल करो और फिर रिलेशन बताओ कि उनमें क्या रिलेशन था, ये ज्यादा बेहतर होगा। वरना आगमन, निगमन और व्युत्क्रम विधियों की गणना को देख करके तो हर कोई समस्या का हल निकाल सकता है। तो ये अपने इसमें ज्ञान उपयोग की ट्रिक है। उसके बाद क्या आ जाता है अपने कौशल व दक्षता, ये तो अपन बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कौशल में क्या आता है, गणना करो तो एकदम फिनिशिंग से करो, गणना करो तो एकदम शुद्धता से करो। और नेक्स्ट क्या बताया जाता है अपने, गणना करो तो एकदम फिनिशिंग से करो। आकृतियां बनाना, रेखा चित्र है, ग्राफ है, आकृतियां आरेख बनाना, उसको सारणी है, चार्ट है, ग्राफ आदि को पढ़ना। इसमें तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है अपने, उसके बाद अपने कौशल वाले उद्देश्य देख लिए, यानी इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाना, गणना के बारे में, आकृति के बारे में और सारणी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य क्या आते हैं अपने, देखो प्रशंसा संबंधित उद्देश्य में कौन कौन से उद्देश्य आते हैं, यहाँ आते हैं। देखो अपन वैसे तो जानते हैं, यानी हर चीज की बार बार प्रशंसा करना, यानी जो भी विज्ञान से संबंधित चीजें उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना, ये आता है। 1 मिनट रुकना, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, 1 सेकेंड। थोड़ा सा क्लियर व्यू के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। एक सेकेंड रुकना। नाउ क्लियर।
अब थोड़ा बेहतर है, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। तो कहाँ थे अपन, देखो अपने को प्रशंसा या अनुभूति संबंधित प्राप्य उद्देश्यों के बारे में देखना, यानी प्रशंसा संबंधित उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं हमारे। देखो प्रशंसा संबंधित उद्देश्य में कौन कौन से आते हैं, यानी हर चीज की प्रशंसा करना। अब किस किस चीजों की प्रशंसा करते हैं अपन, देखो ट्रिक क्या है अपनी, यहाँ जाता अपने भूमिका की प्रशंसा, अन्य विषयों की समस्याओं को हल करने में विज्ञान की क्या भूमिका है इसकी प्रशंसा करना, चित्रों व प्रारूपों की समानता की सराहना करना, संक्षेप व यथार्थता आदि गुणों के विकास की प्रशंसा करना, और उसके बाद विज्ञान अनुभव से आनंद अनुभूति प्राप्त करना, सूक्ष्म व गूढ़ बातों में वैज्ञानिक संबंधों की सराहना करना। देखो ये तो ऐसे तो कितना क्लिष्ट लग रहा है, देखो हमें सिर्फ ये पता चला कि प्रशंसा करना प्रशंसा करना प्रशंसा करना। अब किन किन चीजों की प्रशंसा करना अगर वो भी पता हो तो हम थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। देखो किस किस की प्रशंसा करना, आनंद, देखो आनंद वैज्ञानिक के साथ भूमिका की समानता संक्षेप में बताओ, यानी आनंद कोई वैज्ञानिक है, आनंद वैज्ञानिक के साथ भूमिका नाम की लड़की है, तो आनंद वैज्ञानिक के साथ भूमिका की समानता आप संक्षेप में बताओ। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये बातें मायने नहीं रखती, जब हम हमारा बैकग्राउंड अच्छे से मतलब क्लियर होता है ना, बैकग्राउंड हमारा या फिर हमारा बेस हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना, तब ये चीजें बहुत बार दूसरी चीजों में हमारी हेल्प करती है, यानी अदर चीजों में हमारी हेल्प करती है। देखो यहाँ ट्रिक क्या अपनी, आनंद वैज्ञानिक के साथ भूमिका की समानता की तुलना संक्षेप में बताओ। हाँ तो क्या समानता की तुलना उन्होंने क्या बताई, तो उन्होंने तार्किक रूल बताया कि वो रूल करती है ना, शासक करती है किस तरीके से, तार्किक तरीके से शासन करती है। तो आनंद से मतलब कि आनंद से क्या आता है अपने, आनंद अनुभूति करना, यानी विज्ञान अनुभव से आनंद की अनुभूति करना, और वैज्ञानिकता से क्या आ जाता है अपने, वैज्ञानिकता से वैज्ञानिक संबंध बताना, और उसके बाद भूमिका से किसकी, विज्ञान की अन्य संबंधों के साथ क्या भूमिका है इसकी सराहना करना। उसके बाद समानता मतलब कि समानता बताना किसकी, चित्रों और प्रारूपों में, चित्रों में जो सिमिलरिटी पाई जाती है, सिमिलरिटी की भी आपको समानता की भी आपको तारीफ करनी है। संक्षेप मतलब कि संक्षेप व यथार्थ आदि गुण, जो विज्ञान में संक्षिप्तता का गुण पाया जाता है, जैसे पूरी आवर्त सारणी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आवर्त सारणी में गिवन होती है, तो संक्षिप्तता की आपको तारीफ करनी है और मतलब समानता बतानी है। और क्या समानता बताइए, रूल, यानी कि इसमें रूलर का उपयोग किया जाता है, तालिका का और स्लाइड रूलर का उपयोग करना। उसके बाद तार्किक तरीके से वो रूल करती है, ये थोड़ी सी समानता है उन दोनों में, आनंद में और भूमिका में। तो तार्किक तरीके से वो क्या करती है, शासन करती है। तो ये अपने क्या बताया, ये ट्रिक थी अपने प्रशंसा संबंधित। क्या ट्रिक थी प्रशंसा संबंधित, कि आनंद वैज्ञानिक की भूमिका के साथ संक्षेप में कोई समानता बताओ, तो समानता बताई कि वो तार्किक तरीके से रूल करता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट क्या जाता है, रुचि संबंधित प्राप्य उद्देश्य। ये प्रशंसा संबंधित थे, अब रुचि संबंधित आएंगे। क्या क्या उद्देश्य रुचि संबंधित, विज्ञान साहित्य को पढ़ना पसंद करना, उसके बाद विज्ञान साहित्य में लेख लिखना, वैज्ञानिक पहेलियों को पढ़ना, वैज्ञानिक परिषद की गतिविधियों में भाग लेना, समस्या को लघु विधि से सोल्व करना, अतिरिक्त अध्ययन करना, पाठ्यक्रम से बाहर जाकर समस्याओं को रखना, पाठ्यक्रम से बाहर जाकर समस्याओं को रखता है और बाहर की समस्याओं को भी सोल्व करता है, ये आ जाता है। देखो अगर इसको ट्रिक से देखें क्या आता है, परिषद ने विज्ञान साहित्य पर लेख लिखने को कहा, तो भाई साहब ने पाठ्यक्रम से बाहर जाकर लघु पहेली पर लेख लिख दिया। क्या ट्रिक आती है अपने, देखो यहाँ जाता है अपने कि परिषद ने विज्ञान साहित्य पर लेख लिखने को कहा था, तो परिषद ने विज्ञान साहित्य पर लेख लिखने को कहा, तो हमारे भाई साहब ने तो पाठ्यक्रम से बाहर जाकर ने लघु पहेली पर ही लेख लिख दिया। और भाई ऐसा तो करेंगे ही सर, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने, तो अतिरिक्त अध्ययन जो कर लिया है इन्होंने, तो ये आ जाता है अपने ट्रिक। यहाँ क्या आ जाता है, परिषद यानी विज्ञान परिषद की गतिविधियों में भाग लेना और विज्ञान साहित्य पढ़ना, उसके बाद लेख लिखना, और लेख लिखने को कहा गया तो भाई साहब ने पाठ्यक्रम से बाहर जाकर समस्याओं को सोल्व करना, पाठ्यक्रम की बाहर की समस्या को सोल्व करना, लघु यानी कि शॉर्ट विधि का उपयोग करना किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए, पहेलियां वगैरह सोल्व करना, अतिरिक्त अध्ययन और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, ज्यादा से ज्यादा विज्ञान में पढ़ना। तो ये रुचि संबंधित उद्देश्य। नेक्स्ट क्या जाता है, दृष्टिकोण या अभिरुचि संबंधित प्राप्ति उद्देश्य। वो कि वही बस इसमें रुचि तो है सही, बस दृष्टिकोण उद्देश्य भी। देखो दृष्टिकोण संबंधित उद्देश्य कौन कौन से आते हैं, यानी विज्ञान अध्यापक को पसंद करता है, उसके बाद विज्ञान में परीक्षा देना पसंद करता है, उसके बाद विज्ञान परिषद की गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, उसके बाद अन्य छात्रों का साथ पसंद करता है, यानी दूसरे बच्चों का साथ पसंद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है, विज्ञान कालांश में रुचि लेता है, यानी विज्ञान को पढ़ने में ज्यादा रुचि लेता है। तो देखो ये ऐसे तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसको अपन ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं। तुम देखो ट्रिक क्या है अपनी, कि तुम तो शैक्षिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से बहुत अच्छे हो, फिर तुमने विज्ञान परिषद की गतिविधियों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया। तुम शैक्षिक दृष्टि से बहुत अच्छे हो, सब टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं, घर पर माता पिता किसी तुम सोशल इवेंट में जाते हो तो भी तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छा ट्रीट करते हो, तब तुमने विज्ञान परिषद को बढ़ावा क्यों नहीं दिया। शैक्षिक परिषद में अच्छे मतलब कि टीचर को पसंद करते हो, उसके बाद परीक्षा देना पसंद करते हो, सामाजिक में अच्छे मतलब कि दूसरे बच्चों की हेल्प करते हो, दूसरे बच्चों की हेल्प करने के साथ साथ दूसरे बच्चों को साथ पसंद करते हो, मतलब उनका साथ रहना पसंद करने लग जाते हो। उसके बाद विज्ञान परिषद की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हो। तो ये अपने दृष्टिकोण संबंधित उद्देश्य। देखो इसमें रुचि में और दृष्टिकोण में सिमिलरिटी पाई जाती है, तो हमें एकदम क्लियर कट रखना है, दोनों को सेपरेट रखना है, क्योंकि जब
क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में बनते हैं ना, तब बिल्कुल सिमिलर चीजों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और यहाँ आ जाता है अपने, वैसे तो दोनों एक ही है, इतना सेपरेट है नहीं, वैसे इनमें ऐसे पर्टिकुलरली डिफरेंस करके नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नजदीकी, कभी ये लांग करके इसके उद्देश्य इसमें आ जाता है, कभी ये इसके सीमा लांग करके इसमें चले जाते हैं, तो इतना इसमें क्लासीफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, तर्क द्वारा सिद्ध साध्यों को स्वीकार करना, जो तार्किक है उन बातों को स्वीकार करना, बेतार्किक बातों को स्वीकार नहीं करना, या फिर अतार्किक बातों को स्वीकार नहीं करना। समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच करना, यानी किसी एक एस्पेक्ट को देखकर ये नहीं बता देना कि ये सही है ये गलत है, गांधी जी तो गलती है, उन्होंने तो उनको नहीं बचाया, उन्होंने तो उनको नहीं बचाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। यानी कि हर एस्पेक्ट को देखना है हमें, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक एस्पेक्ट को देख के आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। उसके बाद गलतियों को बेहिचक स्वीकार करना, बेहिचक बताना और स्वीकार कर लेना। उसके बाद दूसरों की भावना को समझना, उसके विचारों का आदर करना। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को आप पेशेंटली सुनना सीख जाते हो। उसके बाद अंधविश्वास से दूर रहना। उसके बाद किसी बात को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, कोई भी सत्य तब तक सत्य है जब तक कि वो गलत साबित नहीं हो जाता। उसके बाद किसी बात को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं करना। तार्किक विचारों की आदत का विकास करना, यानी आप बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बहुत लॉजिकल पर्सन बन जाते हो। यहाँ ट्रिक क्या आ जाती है? देखो, साध्यों के अनुसार सभी पहलुओं में से भावनाओं की अंतिम आदत अंधविश्वास थी। साध्यों यानी मतलब साध्यों के अनुसार, यानी कि साक्ष्यों के अनुसार, साक्ष्यों यानी प्रमाणों के अनुसार सभी पहलुओं में से भावना की अंतिम आदत, यानी उनके भावना के एक्सपायर होने से पहले उसकी अंतिम गलत आदत क्या थी? कि वो अंधविश्वास में बिलीव करती थी। तो क्या ट्रिक है अपने कि साध्यों के अनुसार भावना की एक अंतिम गलत आदत अंधविश्वास थी। अब ये ट्रिक कितनी आसानी से याद रहती है हमें, लेकिन ये इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती है? नहीं याद रहती ना। जब भी हमारे सामने अगर नाम लिया जाए कि आपको अनुदेशनात्मक उद्देश्य बताने, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर कट व्यू बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ पता है, हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा हल्की हल्की जानकारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए, मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, एक जब भी आपके माइंड में इस टॉपिक का जिक्र आए तो आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर कट व्यू दिखना चाहिए आपको। तो क्या क्या है आपने देखो, अंतिम यहाँ जाता अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो देखो, साध्यों के अनुसार, यानी कि हमने साक्ष्यों के अनुसार सभी पहलुओं में से इतने सारे पहलुओं को हमने देखा, तो हमें पता चला कि भावना नाम की कोई लड़की थी, उसकी अंतिम गलत आदत थी अंधविश्वास। तो क्या जाता है? देखो, साध्यों यानी कि आप सिद्ध किए हुए साध्य पर विश्वास करते हो, सभी पहलुओं की जांच करते हो, फिर यकीन करते हो। और भावना मतलब कि आप दूसरों की भावनाओं का आदर करते हो, दूसरों के विचारों का आदर करते हो। अंतिम उद्देश्य किसी को नहीं मानते। उसके बाद गलत आदत, यानी कि आप गलत से क्या आता है अपने? देखो, गलत से बताया जाता है कि गलतियों को स्वीकार करना सीखते हो, एक्सेप्ट करना सीखते हो कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है। और आदत मतलब कि काम को व्यवस्थित करने की, यानी काम को एकदम प्रॉपर तरीके से करने की आपके अंदर आदत बिल्ट हो जाती है। अंधविश्वास यानी आप अंधविश्वास को नहीं मानते हो, तो ये ट्रिक आ जाती है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमने किस में कौन सी ट्रिक देखी। एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते कनेक्ट करके। देखो, सबसे पहले अपने ज्ञान में देखा, ज्ञान में अपने कुछ नहीं देखा, बेसिकली अपने दो चीजें देखी। ज्ञान में प्रत्यस्मरण प्रत्येक भी ज्ञान आता है, क्लियर। ज्ञान में प्रत्यस्मरण प्रत्यय भी ज्ञान आता है। बोध में क्या आ जाता है? बोध में आ जाता है कि कोई हमें क्लियर हो गया कि तुम्हारा तलाक क्यों हुआ, बोध में ही आता है। उसके बाद ज्ञानोपयोग में क्या आता है? ज्ञानोपयोग में बताया जाता है अपने कि तुम अगर इस तरीके से नहीं करते, अगर लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करते और खुद अगर पुष्टि वगैरह करते ना, तो शायद तुम्हारा रिश्ता नहीं बिगड़ता। इस तरीके की ट्रिक थी अपनी कि जांच पड़ताल करके अगर तुम संबंध बताना ना, तो ज्यादा बेहतर होता है। इस तरीके की ट्रिक आ जाती है अपने। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में तो कुछ बताया नहीं अपनों ने, और क्वेश्चन में अपने सामने से आती है। प्रशंसा में क्या ट्रिक आती है? प्रशंसा में अपनी ट्रिक आ जाती है उस वैज्ञानिक की और किसी, हमें ऐसी चीजों को ध्यान रखना है, बिल्कुल लाइटली चीजों को ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक की और भूमिका की हमने समानता बताई थी, और फिर समानता बताई थी, पता चला कि वो तार्किक तरीके से शासन करती है। और उसके बाद अपने रुचि संबंधित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रुचि संबंधित हमने किसी भाई साहब को लिखने का कहा ना, उनको इंटरेस्ट था तो हमने कहा आप लिख दो लेख, तो उन्होंने तो पाठ्यक्रम से बाहर जाकर के किसी और पहली पर लेख लिख दिया, करेंगे ही सही, अतिरिक्त अध्ययन जो करते हैं वो। उसके बाद अगला क्या देता है? दृष्टिकोण संबंधित उद्देश्य क्या आते हैं, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू संबंधित उद्देश्य क्या आते हैं? दृष्टिकोण संबंधित उद्देश्य में आता है कि तुम तो दोनों में अच्छे हो, तुम्हारा मतलब कि तुम तो सभी की दृष्टि में अच्छे बनते हो ना, तो दृष्टिकोण संबंधित तुम तो दोनों में अच्छे हो, फिर तुमने उसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया वैज्ञानिक परिषद को? आपको चीजें बहुत ही आसानी से याद रहेगी। उसके बाद यहाँ से अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक और आ जाता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली एक भावना नाम की जो गर्ल है, वो मरने से पहले अंधविश्वास की आदत को नहीं छोड़ पाती। तो अपनों ने क्या देखा? अपनों ने ज्ञान में क्या देखा? अपनों ने प्रत्यास्मरण प्रत्याविज्ञान। बोध वाले उद्देश्य में क्या देखा? बोध वाले उद्देश्य में देखा कि हमें ये तो पुष्ट हो गया कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, यानी कि जो विच्छेद हुआ ना, उसका कारण तुम्हारा संबंध है, यानी संबंधों में तुलना करना है, ये हमें इतना पुष्ट हो गया और अब तुम्हें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इस तरीके की ट्रिक आ देती है। उसके बाद ये अपने देखा ना, बोध में देखा। उसके बाद अपने कौशल में क्या जाता है? कौशल में ये पता चलता है कि अब देखो, तुम अगर उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, जैसे आगमन है, निगमन है और व्युत्क्रमण की बातों पर विश्वास करके समस्या का हल करना तो बहुत आसान था, लेकिन तुम्हें करना चाहिए था कि तुम्हें क्या करना चाहिए था कि तुम्हें
पहले एक जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, और तब जाके अगर तुम कोई निष्कर्ष निकालते ना तो ज्यादा अधिक अनुरूप होता इस तरीके एक ट्रिक आती है अपने क्वेश्चन में। देन अपने क्या बता दिया जाता है, देन अपने बता दिया जाता है एक वैज्ञानिक उसके कौशल वाले उद्देश्य बताते। फिर अभिरुचि के, रुचि के उद्देश्य में अपने किसी को रुचि थी ना तो हमने उसको लिखने कहा तो उसने पहले ऊपर लिख दिया, इस तरीके का उद्देश्य आता है। लिखी गई से बहुत ज्यादा अध्ययन जो करता है। उसके बाद नेक्स्ट बता दिया जाता है अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में एक और क्या बताया जाता है कि कोई साध्यों से पता चला कि बहुत सारे पहलुओं में से उसकी अंतिम आदत, गलत आदत क्या थी, अंधविश्वास उसकी गलत आदत थी। और उसके बाद अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में भी देखा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में देखा अपने कि कोई एक भावना है और एक हमारे आनंद नाम के वैज्ञानिक है, उन दोनों में हमें संक्षेप में समानता बतानी थी। तो हमें पता चला कि वो तो तार्किक तरीके से रूल करता है। तो इस तरीके से अपने देखा। अब ये देखो अपना लास्ट जो ट्रिक देखी वो किसकी थी, थोड़ा अपन देख लेते हैं। वो थी आनंद, प्रशंसा की थी। ठीक है, वो प्रशंसा वाली थी। किसकी? आनंद वैज्ञानिक की और भूमिका की। तो ये था हमारा विज्ञान की शिक्षण विधियों का सेकंड पार्ट, जिसमें अपनों ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को डिटेल से देखा। यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य यानी कक्ष में जो भी जब भी हमारे विज्ञान पढ़ाई जाती है तो कौन कौन से उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना हम अपने टेबल पे रखते हैं कि हाँ ये उद्देश्य हमें प्राप्त होने चाहिए, तभी हमारा पढ़ाया जाना सार्थक होगा। तो फिर मिलेंगे अपन ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।